Hello to all. Today I am going to discuss about Family Codes Act 1984. पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्ट, व्हाट आर फैमिली कोड्स, इट्स ओरिजिन एंड देन सेक्शन वाइज हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। फैमिली कोड जो है वो फैमिली से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उनके लिए बनाया गया है। जो फैमिली कोर्ट है उसका डिज़ाइन किया गया है फॉर स्पीडी ट्रायल एंड क्विक डिस्पोजल ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। जो भी फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनका स्पीडी ट्रायल हो सके और उसका क्विक डिस्पोजल हो सके। जो फैमिली कोर्ट का कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ही पहले लेट 19th सेंचुरी में ही आ चुका था। फर्स्ट टाइम यूके में फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया के जुडिशल सिस्टम में ये काफ़ी लेटर ऑन इंट्रोड्यूस हुआ। 1984 में ये एक्ट आया और फर्स्ट फैमिली कोर्ट जो है वो स्टेट ऑफ राजस्थान में इस्टेब्लिश हुआ। फैमिली कोर्ट 1984 ये एक्ट आने के पहले ये जो फैमिली से रिलेटेड मैटर्स है वो जनरली सिविल कोर्ट में चलता था, बट इसके लिए फैमिली कोर्ट इसलिए अलग से इस्टेब्लिश किया गया बिकॉज फैमिली जो मैटर्स होते हैं वो सेंसिटिव मैटर्स होते हैं और उनको एक अलग थेरेपी चाहिए होती है। इसमें कोई भी पार्टी जो होते हैं वो विन और लॉस सिचुएशन नहीं होता है, उसमें जजेस जो हैं वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फैमिली रिलेटेड मैटर लाइक डाइवोर्स, मेंटेनेंस, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रंस, सब्जेक्ट्स मैटर जो होते हैं उसमें जो कोर्ट होता है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है कि फॉर द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज कपल्स के बीच में क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं मैरिज को स्टेबलाइज करने के लिए, जिससे कभी फैमिली जो इंस्टीट्यूशन है वो डिस्टर्ब ना हो। इस वजह से फैमिली कोर्ट सिविल कोर्ट के से अलग करके एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट इस्टेब्लिश की गई। इन केस ऑफ MP Gangadharan वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2006 में सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट फैमिली कोर्ट शुड बी established not only because it is provided in the act। फैमिली कोर्ट जो है इसलिए नहीं इस्टेब्लिश की जानी चाहिए कि सिर्फ ये एक्ट में प्रोवाइड किया गया है, बट द स्टेट मस्ट बी अलाइव टू द सिचुएशन दैट it has a duty to provide all the infrastructure to the forum of dispute resolution। फैमिली कोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं इस्टेब्लिश होनी चाहिए क्योंकि इस एक्ट में बोला गया, बल्कि जो स्टेट है वो एक तरीके से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म या इस तरीके का एक फोरम प्रोवाइड करे जिससे कि ये फैमिली से रिलेटेड मैटर जो है वो उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो सके। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि बिना विवाद, जो भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं विवाद मुकदमे में, उसकी टेक्निकलिटीज़ के बीच बिना ही समाधान हो सके। मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि विवाद बिना मुकदमे के ही उसका समाधान खोजने में सहायता करता है। तो फैमिली स्टेट जो होता है वो ड्यूटी बाउंड होता है कि वो अपने स्टेट में फैमिली कोर्ट को इस्टेब्लिश करे। नेक्स्ट आता है ओरिजिन टू इस्टेब्लिश द फैमिली कोर्ट इन इंडिया। फर्स्ट टाइम जो है फैमिली कोर्ट की नीड को एम्फोसाइज किया लेट श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा। वो चाइना में 1953 में वो चाइना विजिट में गई, वहाँ पर उन्होंने स्टडी किया वर्किंग ऑफ फैमिली कोर्ट पे। आफ्टर केम टू इंडिया शी डिस्कस द सब्जेक्ट विद सर्टन जजेस एंड लीगल एक्सपर्ट्स। इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने फैमिली कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट को लेके जजेस और लीगल एक्सपर्ट से डिस्कशन किया एंड उन्होंने एक प्रपोज़ल भी उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रपोज़ल रखा फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट। उसके बाद देयर आफ्टर द लॉ कमीशन इन इट्स रिपोर्ट इन 1973, लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 1973 में स्ट्रांगली रिकमेंड किया, जैसे कि लॉ कमीशन अपने रिपोर्ट्स में रिकमेंडेशन मतलब फॉर प्रोग्रेसिव जुडिशल सिस्टम के लिए टाइम पे अपना रिकमेंडेशन देते हैं। 1973 में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि नीड फॉर स्पेशल हैंडलिंग ऑफ मैटर्स पर्टेनिंग टू डाइवोर्स से रिलेटेड जो मैटर होते हैं, मतलब जो भी फैमिली रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनको स्पेशल हैंडलिंग चाहिए।
उसके लिए 1973 में लॉ कमीशन ने रिकमेंड की। मीनवाइल सीपीसी में भी स्पेशल प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया रिलेटिंग टू कंसर्निंग द फैमिली मैटर्स। सीपीसी में भी मीनवाइल कुछ अमेंडमेंट करके स्पेशल प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया रिलेटिंग टू फैमिली मैटर्स। और after lot of debate and discussion, the family code came into force on 14th September 1984। बहुत सारे डिबेट और डिस्कशन के बाद ये एक्ट एनफोर्स हुआ 14th September 1984 को। The whole idea behind the act is to ensure speedy and inexpensive relief with least formalities and technicalities। जो होल आइडिया था एक्ट के पीछे वो था कि स्पीडी फैमिली से रिलेटेड मैटर को जल्द से जल्द उसका निपटारा और कम से कम खर्चे में, जिसमें कि जो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट प्रोसीजर्स होते हैं उनके कंपैरिजन कम से कम टेक्निकलिटीज़ को फॉलो करते हुए जल्द से जल्द उस केस का निपटारा किया जा सके। In India, the first and foremost, the family code was established in the state of Rajasthan on 19th November 1985। जो फर्स्ट फैमिली कोड स्टैब्लिश हुई इन द स्टेट ऑफ राजस्थान में स्टैब्लिश हुई। अब है कि व्हाट आर फैमिली कोड्स। फैमिली कोड्स क्या होते हैं? फैमिली कोड्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कोर्ट एंट्रस्टेड विद द डिस्पोजल ऑफ द केस कंसर्निंग डिस्प्यूट रिलेटिंग टू फैमिली। फैमिली कोर्ट है जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ कोर्ट होते हैं जो कि सिर्फ फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को के रिलेटिंग काम करते हैं। These courts deal with litigation concerning marriage, divorce, maintenance, guardianship and the property of the spouses। फैमिली कोर्ट जो होता है वो सिर्फ किससे रिलेटेड लिटिगेशन को कंसर्न लेते हैं, वो है मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पाउसेस। मतलब जो हस्बैंड वाइफ को बीच में मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है सिर्फ उसके बारे में ही कंसर्निंग होते हैं। अदर फैमिली मेम्बर के बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स है वो फैमिली कोर्ट के अंडर नहीं आते, वो सिविल सूट में फाइल किए जाते हैं। The environment of the family code is expected to be different from regular code। जो रेगुलर कोड्स होते हैं उनके कंपैरिजन फैमिली कोड का एटमॉस्फेयर जो है वो इनफॉर्मल होता है और रिलैक्स्ड होता है, बिकॉज फैमिली कोर्ट में आप देखेंगे कि कॉन्सिलेशन और मीडिएशन को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, देन उसकी प्रोसीडिंग होती है। लाइक किसी भी केस में अगर पॉसिबिलिटी होती है कि इसका कॉन्सिलेशन एंड मीडिएशन हो सके तो उसमें फर्स्ट मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन को प्रेफरेंस दिया जाता है। तब तक के लिए उस प्रोसीडिंग को एडजर्न करके उनका काउंसलिंग किया जाता है, पार्टीज़ का काउंसलिंग किया जाता है। बिकॉज मैंने बताया कि फैमिली कोर्ट में यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, जो भी डिस्प्यूट्स का रीज़न है उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। तो यहाँ पर जज नीड नॉट पुट ऑन रोप्स एंड जजेस नीड नॉट सिट ऑन रेस प्लेटफॉर्म। ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स में क्या होता है, ऑर्डिनरी कोर्ट्स में क्या होता है कि जजेस जो होते हैं एक हायर प्लेटफॉर्म में बैठते हैं, बट फैमिली कोर्ट्स में बिकॉज यहाँ पर एक काइंड ऑफ डिस्कशन होता है, इस वजह से यहाँ पर सभी कोई एक इक्वल प्लेटफॉर्म में बैठते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो जो मैरिज है उसको स्टेबलाइज करने और फैमिली को प्रिजर्व करना ही इसका मेन ऑब्जेक्ट है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट इज़ टू प्रमोट कॉन्सिलेशन। ऑब्जेक्ट जो है फैमिली कोर्ट का है कि कॉन्सिलेशन, मीडिएशन एंड स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स। फैमिली डिस्प्यूट्स, मैरिज से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स और फैमिली अफेयर से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसमें फर्स्ट वो प्रमोट करेंगे कॉन्सिलेशन, देन मीडिएशन और स्पीडी सेटलमेंट between the parties. In case of Abdul Jalil versus Sahida, the Supreme Court held that the Family Court Act 1984 was enacted to provide for the establishment family court with a view to promote conciliation in and secure speedy settlement of disputes relating to marriage and family affairs for matters connected therewith by adopting an approach radically different from that adopted in ordinary civil proceedings। इस केस में बोला गया कि फैमिली कोर्ट का मेन पर्पस होता है कि टू प्रमोट कॉन्सिलेशन एंड सिक्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली मैटर्स, और
जो भी ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट अपना अप्रोच अडॉप्ट करती है, मतलब किसी भी डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, उससे फैमिली कोर्ट का जो अप्रोच है सॉल्यूशन डिस्प्यूट को का निपटारा करने के लिए वो डिफरेंट होगा। बिकॉज मैंने बताया कि यहाँ पर सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम को, अगर कोई भी डिस्प्यूट है उसके प्रॉब्लम को और सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। लाइक अगर किसी भी बच्चे की कस्टडी को लेके है, चिल्ड्रन की कस्टडी को, तो पहले कोशिश किया जाएगा कि बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में देखा जाएगा। यहाँ पर विन एंड लॉस सिचुएशन को फर्स्ट एम्फोसाइज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जस्टिस के बारे में ध्यान ना देके इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, वहाँ पर कोर्ट का जो है वो अप्रोच रहेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट, बेनिफिट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा। देन अब हम लोग सेक्शन वाइज फैमिली कोर्ट एक्ट को पढ़ेंगे। ये जो लेजिस्लेशन है, ये जो एक्ट है, वो एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, बिकॉज ये बहुत ही डेवलप वे में बात करता है। इसमें 23 सेक्शंस हैं और 6 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इनिशियली जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें इस एक्ट में बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, कंसर्निंग हाई कोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट जो है कंसर्निंग हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद इस रिगार्ड में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट के रिगार्ड में रूल्स बनाएगा। इनिशियली जो है स्टेट गवर्नमेंट्स उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, बट फर्दर जाके स्टेट गवर्नमेंट इसके रिगार्ड में रूल्स बनाना स्टार्ट किया। फर्स्ट आंध्र प्रदेश में, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में इसके रिगार्ड में रूल्स बनाया गया इन 1995। The act came into force on 14th September 1984। ये एक एक्ट पास हुआ, एनफोर्स हुआ 14th September 1984। The family court extend to the whole of India except the state of जम्मू एंड कश्मीर। यह सभी पूरे भारत पे लागू होगा, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। फर्स्ट है सेक्शन 3 जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस एक्ट के अंडर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन एज सून एज मे बी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ, इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद से स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट के कंसल्टेशन लेने के बाद नोटिफिकेशन के द्वारा फैमिली कोर्ट को इस्टेब्लिश कर सकता है। फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश करने के लिए मिनिमम चीज़ें हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर उस सिटी और टाउन में फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश करेगा जहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा होगी। और अगर उसको लगता है कि मे इस्टेब्लिश फैमिली कोर्ट इन सच अदर एरिया, इसके अलावा भी वो किसी अदर एरिया में भी फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकता है, अगर उसको लगता है कि यहाँ पर फैमिली कोर्ट की आवश्यकता है। State government after consultation with the high court specify by notification the total limit of the area to which the jurisdiction of the family court shall extend। यहाँ पर फैमिली कोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट है हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करके बाय नोटिफिकेशन, मतलब वो अपने ऑफिशियल गजट में पब्लिश करके उस फैमिली कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन डिसाइड कर सकती है। मतलब उसकी सीमा किस टेरिटरी तक, किस सीमा तक, परिसीमा तक उसका जुरिडिक्शन रहेगा, क्षेत्राधिकार उस पर्टिकुलर फैमिली कोर्ट का रहेगा। और टाइम टू टाइम अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे विद द कंसल्टेशन ऑफ, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है हर काम कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट काम करेगा। वो अगर चाहे, अगर उसको टाइम पे रियलाइज़ होगा कि इसको टाइम टू इंक्रीज, रिड्यूस और अल्टर सच लिमिट, जो भी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट का, वो उसको चेंज भी कर सकता है। In Gangadharam versus State of Kerala AIR 2006, it was held that the place of the family court need not to be permanent। इसमें बोला गया कि फैमिली कोर्ट का जो भी प्लेस है वो परमानेंट नहीं होगा। अगर इसको चाहे स्टेट गवर्नमेंट तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट कर सकता है विद इन देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 4। इसमें बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में ये बात करते हैं कि क्या क्या फंक्शन है जजेस के, क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उनके क्वालिफिकेशन को लेके
क्या क्या ऐड कर सकती है, जजेस की क्वालिफ़िकेशन को लेके क्या क्या ऐड कर सकती है, और उनके सर्विस कंडीशंस, मतलब जितना भी जजेस जो भी जजेस अपॉइंट होंगे फैमिली कोर्ट के, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस और क्वालिफ़िकेशन सभी को, एज लिमिटेशन सभी सेक्शन 4 में मेंशन की गई है। द जजेस ऑफ द फैमिली कोर्ट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी फैमिली कोर्ट का जज अपॉइंट होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होंगे विद द कंसेंट ऑफ हाई कोर्ट। फैमिली कोर्ट में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल जज और मोर देन वन जज। स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट लेने के बाद हाई कोर्ट के डिसाइड कर सकता है कि यहाँ पर सिंगल जज की फैमिली कोर्ट में नेसेसिटी है कि एक से अधिक जज की नेसेसिटी है। ये स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन मेंशन करेगा विद द कंसेंट ऑफ द हाई कोर्ट। When a high court consists of more than one judge, each of the judges may exercise all or any of the power conferred on the court by this act for the time in force. जो भी एक से अधिक जो भी जजेस हैं उस फैमिली कोर्ट में अपॉइंट होंगे, वो सभी इस एक्ट के तहत जो भी उनको पावर दिया जाएगा वो एक्साइजेबल कर सकते हैं। The High Court may, with the concurrence of the High Court, appoint any of the judges to be the principal judge. अगर उस फैमिली कोर्ट में एक या एक से अधिक जजेस अपॉइंट हुए हैं तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा एक जज को प्रिंसिपल जज और अदर जो भी उसके नीचे जजेस हैं उनको एडिशनल प्रिंसिपल जज के तौर पे अपॉइंट करेगा। यहाँ पर प्रिंसिपल जज का काम होता है टू मेक एन अरेंजमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट द केसेस, कि प्रिंसिपल जज यहाँ पर हेड होता है और उससे नीचे जो भी एडिशनल प्रिंसिपल जजेस होंगे वो उसके अंडर काम करेंगे। प्रिंसिपल जजेस का काम होता है कि टू मेक टाइम टू टाइम में टू मेक अरेंजमेंट एंड केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन करने का, कि वेरियस जजेस जो भी उसके अंडर में हैं उनके बीच अंडर में केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन काम प्रिंसिपल जज का होगा, मतलब काइंड ऑफ फुल मैनेजमेंट ऑफ कंसर्निंग फैमिली कोर्ट। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। इसमें फर्स्ट क्वालिफिकेशन है 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन जुडिशियल ऑफिसर, या तो वो 7 ईयर एज एन जुडिशियल ऑफिसर वर्किंग हो, या मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल हो, या एनी पोस्ट अंडर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ऐसी पोस्ट होल्ड करते हो जिसमें कि स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर हो। मतलब यहाँ पर 3 चीज़ें होनी चाहिए, 7 ईयर एक्सपीरियंस एज एन जुडिशियल ऑफिसर, या 7 मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल होने चाहिए, या स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने चाहिए। ऐसा एम्प्लॉय होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ नॉलेज ऑफ लॉ मस्ट होना चाहिए, या 7 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, और 2 or more such court in succession, continuous 2 or more courts का भी without any gap as in working as an advocate एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ CGI प्रिस्क्राइब। इसके अलावा जो अबव 2 पॉइंट्स लिखा है उनके अलावा भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अदर क्वालिफिकेशन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रेफरेंस अंडर सेक्शन 4 में बताया गया है कि दे मस्ट बी कमिटेड टू द नीड टू प्रोटेक्ट द प्रिजर्व द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। जो जज होगा वो ऐसा पर्सन होगा जो कि फैमिली की इम्पोर्टेंस समझता होगा और जो वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन के लिए काम करेगा वही एज एन जज अपॉइंट करेगा, जो कि फर्म बिलीवर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज प्रिजर्व करने में बिलीव करता होगा एंड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर प्रेफरेंस टू बी गिवन टू वुमेन व्हेन मेकिंग सच अपॉइंटमेंट। जब जज का अपॉइंटमेंट होता है इन प्रिंसिपल जज एज एन प्रिंसिपल जज इन फैमिली कोर्ट, तो वहाँ पर वुमेन्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। एज लिमिटेशन 62 ईयर्स है एज एन जज ऑफ फैमिली कोर्ट। यहाँ पर एज बार है 62 ईयर्स। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 5, एसोसिएशन ऑफ सोशल वेलफेयर एजेंसी। यहाँ पर अगर फैमिली कोर्ट को लगता है State government may, in consultation with the High Court, provide by rules for the association of such manner and for such purpose, subject to such condition as may be specified in the rules with a family court of.
यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करके उनके लिए किसी भी एसोसिएशन जो कि फैमिली कोर्ट के लिए काम करेगी उनके लिए रूल्स और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाई कर सकती है। वो एसोसिएशंस कौन कौन हो सकते हैं, एजेंसीज क्या क्या हो सकती है, लाइक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन सोशल वेलफेयर और द रिप्रेजेंटेटिव देयर ऑफ। कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोशल वेलफेयर के फील्ड में काम कर रही हो या उनके रिप्रेजेंटेटिव या पर्सन प्रोफेशनली एंगेज्ड इन प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द फैमिली, या कोई पर्सन जो है वो प्रोफेशनली वेलफेयर ऑफ द फैमिली के लिए पर्सनल लेवल पे काम कर रहा हो। नेक्स्ट है पर्सन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्कर, मतलब जो भी सोशल वर्कर उस पर्टिकुलर एरिया का है उनका भी एसोसिएशन कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, और उनके लिए रूल्स और कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई कर सकती है अपने रूल्स के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए रूल्स फ्रेम कर सकती है। Any other person whose association with family court would unable to exercise its jurisdiction more effectively in accordance with the purposes of the act। उसके अलावा भी फैमिली कोर्ट जो है अदर पर्सन्स को भी एसोसिएशन कर सकती है अगर विद इन देयर जुरिडिक्शन, अगर उसको लग रहा है कि इस एक्ट के पर्पस के लिए इनकी असिस्टेंस लेना, इनका एसोसिएशन करना इम्पोर्टेंट है, तो फैमिली कोर्ट अदर पर्सन्स को भी एसोसिएशन कर सकती है। लाइक किसी भी काउंसलर को, कोई काउंसलर्स है या सोशल वर्कर है, किसी पर्टिकुलर एनजीओ से रिलेटेड है, तो भले उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने उनका एसोसिएशन नहीं किया, बट फैमिली कोर्ट अपना उनसे एसोसिएट करके उनकी हेल्प लेके उस विद इन देयर जुरिडिक्शन उनसे उनका असिस्टेंस ले सकती है। नेक्स्ट है काउंसलर ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ फैमिली कोर्ट, सेक्शन 6। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट शेल इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिटरमाइन द नंबर। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन करने के बाद कितने काउंसलर, अदर एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स ज़रूरत है टू असिस्ट ए फैमिली कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन। फैमिली कोर्ट के डिस्चार्ज फंक्शन को डिस्चार्ज काम करने के लिए कितने नंबर में काउंसलर की ज़रूरत है, कितने ऑफिसर्स चाहिए और अदर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के द्वारा डिटरमाइन करेगी। और इन सब काउंसलर, ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ जो कि कोर्ट को असिस्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस जो है सर्विसेज के, वो सभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा रूल्स के द्वारा। ये बोलता है सेक्शन 6। अब है सेक्शन 7, जुरिडिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या क्या है? फैमिली कोर्ट ये जो फॉलोइंग मैटर्स है उस पर उनका जुरिडिक्शन, ये सारे सब्जेक्ट्स मैटर हैं जिस पे फैमिली कोर्ट को राइट है कि इन सारे सब्जेक्ट्स मैटर को पे वो सुनवाई कर सकता है। लाइक डिक्री फॉर न्यूलिटी ऑफ मैरिज, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट, judicial separation, dissolution of marriage, declaration of matrimonial status on any person, matrimonial property matters। matrimonial property matters में यहाँ पर property dispute between spouses होगा। maintenance of claim of maintenance, guardianship, custody of children, assess of children, application of injunction in matrimonial matters। if any dispute to the marriage between the parties arises irrespective of their caste or creed and validity of a marriage, the family court has got jurisdiction। अगर इंटरकास्ट मैरिज है या वैलिडिटी ऑफ मैरिज चैलेंज किया गया है, वो भी फैमिली कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंडर आएगा। इस सब के अलावा भी फैमिली कोर्ट हैव जुरिडिक्शन एक्साइजेबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अंडर चैप्टर 9 ऑफ द CRPC रिलेटिंग टू ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स। ये सारे सिविल जो हम लोग ने 12 टॉपिक्स पढ़े वो सारे सिविल डिस्प्यूट्स है। इनके अलावा भी फैमिली कोर्ट को जुरिडिक्शन होगा जो कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जब वो मेंटेनेंस से रिलेटेड मैटर की सुनवाई करेगा तब उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पावर के अकॉर्डिंग एक्साइज करने का, जुरिडिक्शन एक्साइज करने का राइट होगा। लाइक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का होता है जुरिडिक्शन होता है
10,000 फाइन एंड 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट का जुरिडिक्शन होता है। तो इन दिस कनेक्शन द फैमिली कोर्ट एक्सरसाइज इट्स पावर टू ग्रांट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC। जब वो मेंटेनेंस का केस सुनेगी तो वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉलो करेगी, और जब वो अबव सारे सब्जेक्ट्स मैटर डील करेगी देन वो CPC फॉलो करेगी। There is also enabling provision that the family court may exercise with such other jurisdiction as may be conferred on them by any other enactment। कोई अदर enactment के थ्रू भी अगर फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट्स आते हैं, एक्ट के थ्रू फैमिली कोर्ट को ऑथराइज्ड किया जाता है कि फैमिली कोर्ट इस एक्ट को भी सुनवाई कर सकती है, तो भी फैमिली कोर्ट के जुरिडिक्शन में वो एक्ट आएगा। कुछ फॉलोइंग मैटर्स है जो कि फैमिली से रिलेटेड है बट वो फैमिली कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं आएगा। वहाँ पर फैमिली कोर्ट को उस सब्जेक्ट्स मैटर को एंटरटेन करने का जुरिडिक्शन नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, ए सूट फॉर डिक्लरेशन रिगार्डिंग द इलेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड कैन नॉट बी एंटरटेन। अगर इलेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड है वो फैमिली कोर्ट के अंडर एंटरटेन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, इट वाज हेल्ड दैट द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी गार्जियन डिस्प्यूट्स अगर रियलाइज होता है माइनर्स प्रॉपर्टी के गार्जियनशिप को लेके, वो भी सिविल कोर्ट में आएगा, ना कि फैमिली कोर्ट में आएगा। नेक्स्ट है, द फैमिली कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन सूट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी से यहाँ पर सिर्फ मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स ही फैमिली कोर्ट के अंडर आएगा। माइनर्स प्रॉपर्टी या माइनर्स प्रॉपर्टी की गार्जियनशिप को लेके कोई भी डिस्प्यूट्स हैं वो सिविल सूट में जाएगा, ना कि फैमिली कोर्ट के अंडर जुरिडिक्शन में आएगा। The proceeding under Muslim Women's Protection of Rights on Divorce Act, women can apply under section 3 and 4 of the said act for maintenance only to magistrate of the first class। अगर मुस्लिम वुमेन का केस है वो सेक्शन 3 और 4 ऑफ द सेड एक्ट, जो उनका मुस्लिम वुमेन्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट है, उसके तहत फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास वो केस जाएगा, ना कि फैमिली कोर्ट के अंडर जाएगा। द सूट इन्वॉल्विंग ए डिस्प्यूट बिटवीन द अगर ब्रदर सिस्टर मदर फादर मतलब फैमिली डिस्प्यूट्स प्रॉपर्टी कंसर्निंग डिस्प्यूट्स है तो वो सिविल सूट में जाएगा, ना कि फैमिली डिस्प्यूट्स में जाएगा। नेक्स्ट है, द सूट फॉर डिक्लरेशन दैट द फादर शुड प्रोवाइड नेसेसरी फंड्स फॉर हिज डॉटर मैरिज। अगर एक फादर को अपनी डॉटर की मैरिज में एक सफिशिएंट अमाउंट में फंड्स प्रोवाइड करना चाहिए, ये डिस्प्यूट्स है अगर, तो वो भी फैमिली कोर्ट में डिस्प्यूट नहीं सुना जाएगा, वो सिविल सूट उसके लिए फाइल किया जाएगा, वो सिविल कोर्ट में वो केस जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 8, एक्सक्लूशन ऑफ जुरिडिक्शन एंड पेंडिंग प्रोसीडिंग। आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही फैमिली कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जो जुरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी फैमिली मैट्रिमोनियल रिलेटेड मैटर या फैमिली अफेयर्स रिलेटेड मैटर सुन रहे थे, वो वहाँ पर सीज होके ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो पेंडिंग प्रोसीडिंग था, जो भी सेक्शन 7 में हम लोग ने सब्जेक्ट्स मैटर बताएं कि ये जुरिडिक्शन है, सब्जेक्ट मैटर का जुरिडिक्शन है फैमिली कोर्ट का, वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जिस भी उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग थे वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे फैमिली कोर्ट में। जो भी पेंडिंग सिविल कोर्ट्स में ऑटोमेटिकली स्टैंड ट्रांसफ़र टू द फैमिली कोर्ट फॉर सेटलमेंट के लिए वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे फैमिली कोर्ट में। नेक्स्ट है, ड्यूटी ऑफ फैमिली कोर्ट टू मेक एफर्ट फॉर सेटलमेंट। सेक्शन 9, अगर किसी सूट या प्रोसीडिंग में फैमिली कोर्ट व्हेनेवर पॉसिबल होगा, अगर फैमिली कोर्ट को लगता है कि जो पार्टीज़ हैं वो सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी रखते हैं, तो इन प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज जो कोर्ट है वो उस प्रोसीडिंग को एडजर्न कर देंगे जिस भी पीरियड के। यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कितने पीरियड तक वो एडजर्नमेंट होगा। कोर्ट को सेटलमेंट के लिए जो भी फिट टाइम पीरियड लगता है उस टाइम पीरियड तक वो उसको प्रोसीडिंग को एडजर्न कर देंगे और उनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि फॉर सेटलमेंट के लिए। नेक्स्ट है प्रोसीजर जनरली। सेक्शन 10, फॉर द पर्पज ऑफ डीलिंग मैटर द फैमिली कोर्ट एक्ट एज सिविल कोर्ट एंड अप्लाई द प्रोसीजर लेट डाउन द
जनरली जो है मैंने बताया था कि फैमिली कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट की तरह काम करती है और जो भी सीपीसी में प्रोसीजर दिया है वो उसको फॉलो अप करती है। और उसके अलावा अगर कोई एडिशनल रूल्स है, एडिशनल्स उसको प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वो हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो स्पेसिफाई किए गए हैं, उसको एडिशनल रूल्स उसके लिए बनाए गए हैं, वो उनको फॉलो करेंगे। जनरली जो है वो सीपीसी को फॉलो करेगी बिकॉज वो सीपीसी सिविल कोर्ट के तरह काम करती है। बट जब सीआरपीसी आर मेड एप्लीकेबल टू द फैमिली कोर्ट इन रिगार्ड टू द, अगर वो मेंटेनेंस से रिलेटेड मैटर करती है तो वो वहाँ पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करेगी। और थर्ड थिंग है कि फैमिली कोर्ट अगर उसको लग रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट वो अपना खुद का प्रोसीजर भी फैसिलिटेट कर सकती है फॉर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट है प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा। अगर पार्टीज जो है एग्री होते हैं, डिज़ायर होती है उनको कि इफ दे आर नॉट कॉन्फिडेंट टू फेस पर्सनली, तो अगर वो चाहे तो प्रोसीडिंग जो है वो कैमरा में भी कंडक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है असिस्टेंस ऑफ मेडिकल एंड वेलफेयर एक्सपर्ट सेक्शन 12। अगर कोर्ट को लगता है कि पर्टिकुलर किसी भी केस में या प्रोसीडिंग में मेडिकल स्टाफ या वेलफेयर एक्सपर्ट्स की असिस्टेंस लेना ज़रूरी है फॉर फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट, तो वो वहाँ पर किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट या वेलफेयर एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर फैमिली कोर्ट में पार्टीज़ जो होते हैं वो उनको एज एन राइट नहीं होता है कि वो अपने बिहाफ में एडवोकेट को के थ्रू रिप्रेजेंट कर सके। अगर कोर्ट को लगता है तो वो वहाँ पर लीगल एक्सपर्ट एज एन एमिकस क्यूरी, जिसको हम लोग फ्रेंड ऑफ द कोर्ट को असिस्टेंस करने के लिए किसी भी लीगल एक्सपर्ट को वो अपॉइंट कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, रिटायर्ड जज हो सकते हैं और पैनल हो सकते हैं, कोई लॉयर्स का पैनल हो सकता है, या फिर जो भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनको एज एन कोर्ट अगर कोर्ट को लगता है तो वो असिस्ट करने के लिए अपना एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर सकते हैं। अगर पार्टीज़ को लगता है कि वो कोर्ट की परमिशन लेके, कोर्ट की परमिशन के बाद ही लीगल प्रैक्टिशनर मतलब एडवोकेट के थ्रू अपेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 14। फैमिली कोड जो है वो भले इंडियन एविडेंस के प्रोवाइड्स दैट द रिपोर्ट और स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन और मैटर दो इररेलेवेंट और इनएडमिसिबल अंडर द एविडेंस एक्ट में बी रिसीव्ड एज एविडेंस। फैमिली कोड जो है वो भले कोई स्टेटमेंट हो, डॉक्यूमेंट हो या इंफॉर्मेशन हो जो कि अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंडर इररेलेवेंट हो, तब भी अगर फैमिली कोर्ट को लगता है कि ये इसको एज एन रिसीव करना चाहिए एविडेंस, तो वो रिसीव कर सकता है। इसके पीछे ऑब्जेक्ट ये है कि दो यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा कि ये लीगल एडवोकेट्स के थ्रू नहीं अपेयर होते हैं, पार्टीज़ जो हैं वो नहीं अपेयर होते हैं, तो वो टेक्निकलिटीज़ कोर्ट की जो टेक्निकलिटीज़ हैं उससे वेल नोन नहीं होते हैं। तो अगर वो किसी ऐसा एविडेंस प्रूव करे जो कि इनरेलिवेंट है अंडर इंडियन एविडेंस के अंडर, फिर भी वो एज एन एविडेंस उसको कोर्ट रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ ओरल एविडेंस सेक्शन 15। A family court need not record the evidence of witness at length. It would be sufficient if the judge record or cause to be recorded a memorandum of the substance of the disposition of the witness. यहाँ पर फैमिली कोर्ट जो भी ओरल एविडेंस प्रूफ किए जा रहे हैं उसको क्रिमिनल केसेस में देखते हैं हम लोग कि जो भी विटनेसेस प्रेजेंट होते हैं उनका शब्दशः जो भी उन्होंने कोर्ट में बोला उनको शब्दशः एज इट इज़ लिखा जाता है, एज एन रिकॉर्ड उसको
प्रिजर्व किया जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। बट यहाँ पर है अंडर फैमिली कोड उसका एक काइंड ऑफ मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस, वो ओरल एविडेंस का जो भी सब्सटेंस है उसका सार है, उसको एक नोट काइंड ऑफ प्रेजेंट किया जा सकता है और उसको साइंड बाय जज एंड विटनेस के द्वारा साइन करके वो उसको सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट सेक्शन 16। ओरल एविडेंस को लेंथ में, सॉरी मैं एक पॉइंट बताना, इसलिए नहीं किया जाता है लेंथ में बिकॉज इसका फैमिली कोड का जो है स्पीडी डिस्पोजल होना चाहिए। तो अगर टेक्निकलिटीज़ में एक एक विटनेसेस को लेंथ में उसका ओरल एविडेंस रखा जाएगा या उसको रिकॉर्ड किया जाएगा तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। उसकी टेक्निकलिटीज़ को कम करने के लिए इसमें बोला जाता है कि एक काइंड ऑफ मोमेरेंडम, मतलब जो भी सब्सटेंस है वो क्या बोलना चाहते हैं, उस सब्सटेंस क्या है, उसको एक काइंड ऑफ नोट के थ्रू उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 16 एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट। टाइम को बचाते हुए ही इसमें रखा गया है ये क्लॉज, ये सेक्शन कि एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट। अगर कोई भी प्लीड करना चाहता, कोई भी एविडेंस जो प्लीड करना चाहता है तो टाइम को बचाते हुए उसको ये है कि the evidence of any person where such evidence is of formal character may be given by affidavit। अगर वो विटनेसेस को लाइक कोर्ट अगर आएंगे तो टाइम टेकिंग बहुत होगा, तो इसलिए फॉर्मल कैरेक्टर में एक प्रोफार्मा में ही उसको बाय एन एफिडेविट वो प्रेजेंट कर सकते हैं। और लेटर अगर कोर्ट को लगता है कि इस एफिडेविट को एग्ज़ामिन करना चाहिए, जो भी उसमें कंटेंट है एफिडेविट को उसको एग्ज़ामिन करना चाहिए, तो वो उससे रिलेटेड पर्सन को सम्मन करके और एग्ज़ामिन कर सकते हैं जो भी फैक्ट्स उसमें एफिडेविट में कंटेन किए गए हैं। अगर लाइक कोई भी पार्टी, फॉर एग्जांपल कोई भी पार्टी अपने बिहाफ में किसी विटनेसेस को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो काइंड ऑफ एफिडेविट उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर कोर्ट को लगता है कि विटनेसेस ने जो कंटेंट है एफिडेविट को उसको अगर कोर्ट को लगता है कि एग्ज़ामिन करना चाहिए तो वो उसको एग्ज़ामिन कर सकता है उनको सम्मन करके। नेक्स्ट है सेक्शन 17 जजमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट। यहाँ पर फैमिली कोर्ट के जजमेंट्स को शेल कंटेनिंग कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस दैट पॉइंट ऑफ फॉर डिटर्मिनेशन। यहाँ पर लेंदी फॉर्म में जजमेंट नहीं होता है, जनरली कंसाइज फॉर्म में होगा। लाइक सिविल केसेस में हम लोग इश्यूज फ्रेम करते हैं, आर्गूमेंट होते हैं, देन ये सब चीज़ें जजमेंट में मेंशन की जाती है। बट फैमिली कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो कंसाइज फॉर्म में होगा, सिर्फ उसमें रीज़न फॉर सच डिसीजन होगा, वहाँ पर लेंदी जजमेंट्स नहीं होंगे, कंसाइज स्टेटमेंट ही बस होंगे। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर सेक्शन 18। यहाँ पर फैमिली कोर्ट में सिविल केसेस भी चलते हैं, क्रिमिनल केसेस भी चलते हैं अंडर वन रूप। तो अगर सीपीसी से रिलेटेड मैटर है तो वो सीपीसी से एग्जीक्यूशन होंगे, और अगर फैमिली कोर्ट से सीआरपीसी से रिलेटेड मतलब मेंटेनेंस से रिलेटेड है तो वो सीआरपीसी के अंडर एग्जीक्यूट होंगे। फैमिली कोर्ट चाहे तो वो दूसरे फैमिली कोर्ट में या दूसरे ऑर्डिनरी कोर्ट में भी एग्जीक्यूशन के लिए, ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट के लिए भी एग्जीक्यूशन के लिए भेज सकता है, मतलब अदर कोर्ट्स में भी एग्जीक्यूशन के लिए भेज सकता है पर्टिकुलर डिक्री या ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट है अपील अंडर सेक्शन 19। जो भी सीपीसी, भले वो सीपीसी हो या सीआरपीसी के हो, फैमिली कोर्ट की अपील जो है वो हाई कोर्ट में जाएगी, भले वो फैक्ट्स से रिलेटेड मैटर हो या लॉ से रिलेटेड मैटर हो। यहाँ पर सिर्फ है कि एक्सेप्ट इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, मतलब अगर फैमिली कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर या इंजंक्शन दिया है किसी भी मैटर पे, इंटरिम ऑर्डर दिया है तो उसके अगेंस्ट अपील नहीं होगी। फाइनल ऑर्डर मतलब फाइनल जजमेंट के अगेंस्ट ही अपील हाई कोर्ट में होगी, अगेंस्ट फैमिली कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट।
जहाँ पर पार्टीज़ ने कंसेंट के थ्रू जजमेंट हुआ है, मतलब दोनों पार्टीज़ ने जजमेंट के में अपनी कंसेंट दी है, लाइक कोई सेटलमेंट हुआ है फैमिली कोर्ट के द्वारा, उसके अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती हाई कोर्ट में। अगर इसका लिमिटेशन है अपील का 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द फैमिली कोर्ट। यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा कि अपील शेल बी हर्ड बाय ए बेंच ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर जजेस। 2 और मोर जजेस के ही ऊपर ये जाएगी। अब कुछ मिसलेनियस सेक्शंस हैं जिनको मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एक्ट टू ओवरराइडिंग अफेक्ट, जो भी अगर कोई भी एक्ट है जिससे फैमिली कोर्ट का कॉन्ट्रडिक्शन होता है, इन दैट सर्कमस्टांसेस फैमिली कोर्ट विल प्रिवेल, मतलब फैमिली कोर्ट ही प्रिवेल करेगी। अगर 2 एक्ट्स हैं जिसमें दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है तो वहाँ पर फैमिली कोर्ट ही प्रिवेल करेगी। नेक्स्ट है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स। हाई कोर्ट का कुछ सब्जेक्ट्स मैटर हैं जिसमें रूल मेकिंग पावर है, लाइक नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑफ फैमिली कोर्ट, कहाँ पर होल्डिंग ऑफ सिटिंग ऑफ फैमिली कोर्ट ऑन हॉलीडेज़, अगर फैमिली कोर्ट हॉलीडेज़ में सिटिंग कर रही है या आउटसाइड नॉर्मल वर्किंग आवर्स कर रही है, तो इसके रिगार्डिंग में सभी जो रूल्स होंगे वो हाई कोर्ट के द्वारा बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, जिसमें हम लोग ने पढ़ा है सेक्शन 4 में एडिशनल क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन के थ्रू प्रिस्क्राइब कर सकता है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई रूल्स बनाना चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, लाइक स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पर पावर है बाय नोटिफिकेशन टू मेक रूल्स विद द आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। लाइक इनके सब्जेक्ट्स मैटर क्या क्या है रूल्स बनाने के लिए, लाइक सैलरी और अदर एलिवेंसेस ऑफ द जजेस एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ द जजेस, जो भी काउंसलर्स और अपॉइंट होंगे, अदर एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 6 अपॉइंट होंगे, वो सभी के टर्म्स एंड कंडीशंस, फीस, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर या वेलफेयर एक्सपर्ट्स अपॉइंट होंगे अंडर सेक्शन 12 होंगे, उनकी फ़ीस भी जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स के द्वारा स्पेसिफाई की जाएंगे। ये सभी स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, इस सब के रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट जो है कंसल्टेशन ऑफ विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट रूल्स फ्रेम कर सकता है। सो ये है हुआ हमारा फैमिली कोर्ट एक्ट 1984।